हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। चैप्टर बड़ा अच्छा है, थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें ऐड होके सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव थ्योरी किसने दिया था? हाइगन ने। ठीक है, हाइगन के ने जो वेव थ्योरी जो दिया था उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 जो है, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसका जो पॉइंट है कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। नंबर 2, लाइट वेव आर एज्यूम्ड to be longitudinal, but later on while explaining the phenomena of polarization, the light wave were considered to be transverse। हमारा जो प्रीवियस सेशन MCQ वाला, उसमें हमने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? लाइट वेव की। ठीक है ना, वो साउंड वेव की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो पोलराइजेशन के बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है और लाइट वेव जो रहता है वो कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स। और जो साउंड वेव रहेगा वो कौन सा रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पॉइंट रहता है वो ये था कि लाइट वेव जो है वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो लाइट वेव वे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रांसवर्स। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो वेव्स होती है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, द वेव ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये भी हमारा जो MCQ वाला सेशन था उसमें हमने आपको बताया था कि जो कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कैसी रहती है? डिफरेंट रहेगी। ठीक है, सब कलर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है? डिफरेंट की रहेगी। रेड की अलग, वायलेट की अलग, सबकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलग रहेंगी। एंड लास्ट नंबर जो है इसका, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एन इमेजिनरी मीडियम कॉल ईथर वाज कंसीडर। ठीक है ना, जो लाइट वेव होता है या ट्रांसवर्स वेव होता है स्टूडेंट, उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से भी जो रेज आ रहा है, आप देख रहे हो हमारा जो एटमॉस्फेयर है 300 to 400 किलोमीटर है, उसके बाद वैक्यूम में भी लाइट जो है वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, उन्होंने इस सब को मिला के एक मीडियम कंसिडर किया, इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, और ये जो वेव थ्योरी थी, इस वेव थ्योरी के बेस पे हाइगन ने लाइट के 5 फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये जो 5 फिनोमिना है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कितने फिनोमिना को स्टडी किया गया था? यस, 5। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा वेव थ्योरी। एग्जाम में अगर आता है तो ये 5 पॉइंट्स आपको इस तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है? ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि व्हेन टू लाइट वेव ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, ये इसकी कंडीशन है, इक्वल एम्पलीट्यूड बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस होता है उसमें 2 लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है, तो 2 लाइट वेव कैसा होना चाहिए? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ठीक है, propagate simultaneously in the same direction, then due to their superposition there is redistribution of light energy। ठीक है, जब वो ट्रेवल करता है तो उसके जो बीच बीच में जो पाथ है उसमें एनर्जी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट इज, उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सम पॉइंट जो रहता है उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी और सम पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। मींस इंटेंसिटी वहां पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्टूडेंट, एक लाइट वेव है और ये लाइट वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और दूसरी वेव अगर हम देखें और दूसरी वेव को हम इस तरीके से शो करें यहाँ पे, तो ये सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो वेव्स इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जहां पे दोनों वेव क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है,
तो जिस पॉइंट पे दोनों वेव मिलता है वहां पे दोनों मिलने का मतलब क्या है कि वो सेम फेस में है। और जब सेम फेस में होता है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पे वेव का बीच का डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है। तो जब वेव दूर दूर हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आप देख रहे हो कि टू लाइट वेव है, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है, बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों का कैसा है, सेम है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और जब वो ट्रेवल करेगा सेम डायरेक्शन में तो पाथ के हर पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। इस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड नंबर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, वहां पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला सेशन रहेगा उसमें इसकी कंडीशंस को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो पॉइंट्स है जहां वेव के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। और जो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी वाले जो पॉइंट्स होते हैं वहां जो इंटरफेरेंस होता है इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंडीशन बिल्कुल याद रखिएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये इसकी कंडीशन होती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इंटरफेरेंस तो आप जानते हो कि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वन वर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो चेंज इन इंटेंसिटी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशंस होती है, नंबर वन, बोथ वेव शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की जो वेव की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कैसी होगी, सेम होगी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, नियरली सेम एम्पलीट्यूड बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर टू है द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव शुड बी नियरली सेम, नियरली सेम, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। थर्ड नंबर है बोथ वेव शुड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों वेव का कैसा होगा, सेम होगा। अभी डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जो दोनों सोर्स है वो कैसे होने चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। फिफ्थ नंबर है बोथ सोर्स शुड बी वेरी थीन, ठीक है ना। जो सोर्स होता है वो कैसा होना चाहिए, बहुत थीन होना चाहिए, ठीक है। और सिक्स नंबर है फेज डिफरेंस ऑफ द वेव शुड बी जीरो और कांस्टेंट। कोहेरेंट सोर्स जो हमने अभी बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फेज डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट सोर्स जो रहता है वो कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो ये होती है, टोटल 7 कंडीशंस है जो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, राइट द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 7 कंडीशंस है जो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल याद रखिएगा, हर जगह पे इसका यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन टू और मोर वेव reach to a point of a medium simultaneously, then their resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the individual displacement of those wave, ठीक है। एक उसको समझने के लिए आप सपोज करिए कि कोई एक पार्टिकल है, इस पे एक वेव आके इस तरीके से आता है, ठीक है। तो जितनी भी वेव्स आ रही है वो सब अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वहां पे प्रोड्यूस करेगी। जैसे फर्स्ट वेव आई तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके इक्वल हुआ, y1 के। एक और वेव आई उसने भी अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, किसके इक्वल हो गया, y2 के। एक अनदर वेव आई, थर्ड वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल था, y3 के। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जितनी भी 2 और मोर देन 2 वेव किसी भी पार्टिकल पे अगर वो इफेक्ट कर रही है
तो वो अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, y के, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में yn तक चलेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। हमारे पास इस वाले इसमें आप देख रहे हो कि द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट, ठीक है ना, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसकी जो विड्थ है उसके टू स्लिट्स के हमें रेशियो गिवन है, दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू 4:1, दैट इज 4/1 के, ठीक है। तो W1 और W2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमें इंटेंसिटी की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा रिलेशन है, याद रखिएगा कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विड्थ ऑफ द स्लिट के, ठीक है। तो इंटेंसिटी I जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, W के, दैट इज I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 हमारे पास गिवन है कितना, 4:1 है, ठीक है। दैट इज I1:I2 भी हमारे पास हो जाएगा 4:1 के। एक और रिलेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पहला तो ये हो गया कि I इज प्रोपोर्शनल टू W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एम्पलीट्यूड के जो होता है ना वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी जो रहेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर के, तो हम इस I1 की जगह लिख सकते हैं A1 स्क्वायर और I2 की जगह लिख सकते हैं A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/1 के, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2/1 के। तो A1 अपॉन A2 का रेशियो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2/1 के। इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दे तो स्टूडेंट्स A1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2A2 के, A1 इज इक्वल्स टू 2A2 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया, A1 इज इक्वल्स टू 2A2 के। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इन दोनों का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमको बताया था कि I इज प्रोपोर्शनल टू होता है A स्क्वायर के, और अभी हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला सेशन रहेगा उसमें इसकी कंडीशंस को भी हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटीज की। तो I मैक्सिमम का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर के। मिनिमम में यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वाली वैल्यू रहेगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास रिलेशन सामने लिखा हुआ है। तो A1 और A2 किसके इक्वल है, 2A2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा A1 माइनस 2A2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9A2 स्क्वायर, और नीचे आप देखेंगे 2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल्स टू 9/1 के। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, I मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो रहेगा इज इक्वल्स टू 9:1 के, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जरूर मिलेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन इज 2m, ठीक है ना। स्लिट से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स स्क्रीन से स्लिट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल D हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर के, ठीक है। A light of 6,000 Armstrong is incident
ऑन दी स्लिट। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट है, दैट इज क्या गिवन है हमारे पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 6000 एमस्ट्रॉन्ग के। एमस्ट्रॉन्ग को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको मालूम है 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -10 मीटर के। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर हो गया। 6000 है, इसको अगर हम 10 की पावर 3 के फॉर्म में लिखे तो +3 और -10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -7 लैम्डा हमारे पास गिवन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इफ द फ्रिंज विथ इज 2 mm, फ्रिंज विथ हमारे पास गिवन है कितना है 2 mm के। फ्रिंज विथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। ये 2 mm, mm मीन्स मिलीमीटर, मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर के। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। और डिस्टेंस बिटवीन दी जो स्लिट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, और फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, बीटा इज इक्वल्स टू होता है डी लैम्डा अपॉन डी के। हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन बीटा के। वैल्यू पुट कर दीजिए, डी हमारे पास गिवन है 2, लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है 6 इंटू 10 की पावर -7। बीटा हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 है डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो +3 हो जाएगा यहाँ पे। 7 माइनस का है, 3 प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो डी की जो आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर -4। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप भी जानते हो 10 की पावर -3 जो है इसमें से ये करेंगे तो आप देखेंगे डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6 mm के। तो दोनों आंसर करेक्ट है, मिलीमीटर में ये आंसर है, नहीं तो आप ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर रहेगा डी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे ये जो चैनल है, जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियोस आएंगे आप उससे जल्दी से जल्दी जुड़ पाएंगे। और हमारे इस जो वीडियोस है उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।